आज हमारे पास जो सामग्री है उसकी शुरुआत एक बहुत ही बेचैन कर देने वाली तस्वीर से होती है। एक ऐसी दुनिया की तस्वीर जहां किसी की पहचान सिर्फ इतनी है कि वो किसी की इज्जत है। हाँ। जहां मतलब चेहरे से पहले आवाज को और सपनों से पहले दरवाजों को ढक दिया जाता है। हम पर्दा प्रथा की बात कर रहे हैं। हाँ, हम पर्दा प्रथा की बात कर रहे हैं। और आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश है कि एक प्रथा जो इज्जत और सुरक्षा के नाम पर शुरू हुई वो औरतों के लिए कैद कैसे बन गई। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि इसका जवाब किसी एक राजा के हुक्म या किसी एक दिन में नहीं मिलता है। नहीं, ये एक धीमी प्रक्रिया की कहानी है। ये पड़ताल हमें दिखाती है कि कैसे समाज में डर और नियंत्रण के बीज बोए गए। अच्छा। और कैसे सुरक्षा के लिए उठाया गया एक कदम धीरे धीरे सामाजिक दबाव का सबसे बड़ा हथियार बन गया। ये सिर्फ एक कपड़े की कहानी नहीं है। नहीं, ये सोच पर ताले डालने की कहानी है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की पहली परत खोलते हैं। इसकी जड़ें कहां से आती हैं? जो सामग्री हमारे पास है वो इशारा करती है कि इसकी शुरुआत युद्ध, हमले और मतलब असुरक्षा के दौर में हुई। तो को बाहरी खतरों से, हमलावरों से बचाने के लिए एक जरूरी कवच है। सुनने में तो ये तर्क काफी जायज लगता है ना? शुरुआत में शायद रहा भी हो। बिल्कुल। जब समाज में इतनी अस्थिरता होती है तो सबसे कमजोर समझे जाने वाले वर्ग की सुरक्षा एक मुद्दा बन ही जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही महीन सी रेखा होती है सुरक्षा और नियंत्रण के बीच। और ये सामग्री यही बताती है कि समाज ने उस रेखा को कब और कैसे पार किया। अच्छा। जो चीज रक्षा के लिए शुरू हुई वो धीरे धीरे ये बताने का तरीका बन गई कि एक अच्छी और एक संस्कारी औरत को कैसी रहना चाहिए। मतलब रक्षा का इरादा वो पाबंदी की आदत में बदल गया। बिल्कुल वही। और ये पाबंदी समाज के हर तबके पर लागू हुई, लेकिन अलग अलग तरीकों से। हाँ। अब मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी कि कैसे महलों के अंदर इसे जनाना प्रथा का नाम दिया गया। जहां रानियां और राजकुमारियां मतलब सोने चांदी से लदी थी, लेकिन उनकी दुनिया उन ऊंची दीवारों तक ही सीमित थी। और वहीं गांवों में आम औरतों के लिए ये घूंघट या ओढ़नी बन गया। मतलब चाहे महल हो या झोपड़ी, पर्दा हर जगह था। हाँ। और ये दिखाता है कि प्रथा कितनी गहरी पैठ बना चुकी थी। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के मुताबिक ऊंचे और अमीर तबके में इसका पालन ज्यादा सख्ती से होता था। क्यों? क्योंकि इज्जत का दिखावा वहाँ ज्यादा जरूरी था। गरीब औरतों को तो खेतों में, बाजारों में काम करने के लिए बाहर निकलना ही पड़ता था। हाँ, वो तो मजबूरी थी। तो वहाँ नियमों में जरूरत के हिसाब से थोड़ी ढील अपने आप आ जाती थी। लेकिन सोच वही थी। औरत की जगह चारदीवारी के अंदर है और अगर बाहर निकले तो छिपकर, नजरें झुकाकर। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि हम अक्सर पर्दे को सिर्फ एक भौतिक वस्तु, एक कपड़े के टुकड़े के तौर पे देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन सामग्री में एक बात पर बहुत जोर दिया गया है जो मुझे काफी चौंकाने वाली लगी। वो कहती है कि इसका असली असर तो कहीं और था। बिल्कुल। स्रोत इसे दिमाग पर पड़ा ताला कहता है। दिमाग पर पड़ा ताला। ये एक बहुत ही शक्तिशाली उपमा है। इसका मतलब है कि पर्दा सिर्फ चेहरे को नहीं बल्कि सोच को भी ढकता था। अच्छा। यह एक अलिखित नियम था कि तुम सवाल नहीं पूछ सकती, तुम अपनी राय नहीं रख सकती, तुम्हें बाहर जाना है तो पहले इजाजत लेनी होगी। तो ये शारीरिक से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक बाधा थी। हाँ, जो हर पल ये याद दिलाती थी कि तुम्हारी एक सीमा है, एक लक्ष्मण रेखा है जिसे तुम पार नहीं कर सकती। मतलब ये कि वो कपड़ा तो सिर्फ एक प्रतीक था। हाँ। असली पर्दा तो सोच और समाज के नियमों का था। बिल्कुल। और इसी सोच को मजबूत करने के लिए कहावतें भी बना दी गई। सामग्री में जिक्र है कि लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता था जितना कम दिखोगी उतनी इज्जत होगी। जब मैंने लाइन पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कितनी भयानक बात है। हाँ, कि किसी के अस्तित्व को ही उसकी इज्जत के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। और यही इस प्रथा का सबसे गहरा असर था। इसने औरत की पहचान को उसकी अदृश्यता यानी इनविजिबल होने से जोड़ दिया। अदृश्यता से? हाँ। समाज में ये धारणा बना दी गई कि एक सम्मानित औरत वो है जो दिखती नहीं, जिसकी आवाज सुनाई नहीं देती। अच्छा। उसकी मौजूदगी से ज्यादा उसकी गैर मौजूदगी को सम्मानजनक माना जाने लगा। वो घर में है तो सुरक्षित है, इज्जतदार है। वो बाहर है, दुनिया में अपनी जगह बना रही है तो उसकी इज्जत पर सवाल उठ सकता है। बिल्कुल। इसने औरत के वजूद को ही शक के दायरे में ला खड़ा किया। ये तस्वीर जितनी दुखद है,
ये सोचने पर मजबूर करती है कि इस अदृश्यता का रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता होगा। मतलब जब आप समाज के लिए अदृश्य हो जाते हैं तो आपके साथ क्या होता है? आपकी सेहत, आपकी पढ़ाई, आपके सपनों का क्या होता है? यहाँ पर ये पड़ताल बहुत कड़वी सच्चाइयों को सामने लाती है। जैसे सबसे पहला और सीधा असर तो शिक्षा पर पड़ा। लड़कियों के लिए स्कूल के दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि स्कूल जाना मतलब घर से बाहर निकलना, पर्दे से बाहर आना। हाँ, सही बात है। लाखों लड़कियां जो पढ़ लिख सकती थीं, उनका भविष्य अंधेरे में डूब गया। स्रोत में लिखा है कि कई औरतें पढ़ना चाहती थीं, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि डर ने उनसे किताबें छीन ली। ये लोग क्या कहेंगे का डर ही शायद सबसे बड़ा पर्दा था। बिल्कुल। शिक्षा तो समझ आता है, लेकिन डॉक्टर तक पहुंचना कैसे मुश्किल हो गया? क्या सामग्री में इसका कोई उदाहरण है? ये बात मुझे ठीक से समझ नहीं आई। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी गांव में एक औरत बीमार है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है। ठीक है। लेकिन गांव में सिर्फ मर्द डॉक्टर है। अब परिवार का मुखिया या पति ये कहकर मना कर देता है कि हमारे घर की औरत को कोई गैर मर्द हाथ नहीं लगा सकता। या फिर शहर जाकर महिला डॉक्टर से इलाज करवाने की इजाजत ही नहीं दी जाती, क्योंकि इज्जतदार घर की औरतें यूं ही अकेले सफर नहीं करती। और नतीजा वो औरत बिना इलाज के दर्द में तड़पती रहती। ऐसी अनगिनत मौतें हुई जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पर्दे के पीछे की खामोश मौतें। हाँ, ये तो बहुत ही भयावह है। मतलब एक सामाजिक नियम किसी की जान से ज्यादा कीमती हो गया। और न्याय का क्या? अगर किसी औरत के साथ कुछ गलत होता तो क्या वो आवाज उठा पाती थी? बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल। जब आपको बचपन से ही सिखाया गया हो कि आपकी आवाज घर के बाहर नहीं जानी चाहिए, तो आप थाने या अदालत के कटघरे में खड़े होकर अपने लिए न्याय कैसे मांगेंगी? पर्दा सिर्फ चेहरा नहीं छुपाता था, वो हिम्मत भी छीन लेता था। तो सपने और चीखें दोनों ही अंदर दब कर रह गई। हाँ, स्रोत के मुताबिक पर्दे के पीछे अनगिनत सपने और अनगिनत चीखें बिना शोर किए, बिना किसी गवाह के दम तोड़ती रहीं। ये सिर्फ व्यक्तिगत आजादी का हनन नहीं था। नहीं, ये एक पूरी आबादी को स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय जैसे बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित करने का एक संस्थागत तरीका था। इस सब में एक बात मेरे मन में बार बार अटक रही है। बार बार सम्मान और इज्जत की बात हो रही है, लेकिन सामग्री के हिसाब से ये सम्मान का बोझ सिर्फ औरतों पर ही क्यों था? इसमें कहा गया है कि पुरुष खुले आसमान में जीते रहे और औरतें चार दीवारों में। हाँ। क्या मर्दों की कोई भूमिका नहीं बताई गई इस इज्जत को बनाए रखने में? ये एक बहुत ही सटीक सवाल है और ये हमें इस प्रथा के मूल में ले जाता है। ये इज्जत एक तरफा थी। एक तरफा? हाँ, इसकी सारी जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर डाल दी गई। पुरुष का सम्मान इस बात से तय होता था कि वो अपने घर की औरतों को कितने सख्त पर्दे में रख पाता है। अच्छा, औरत का शरीर और उसका आचरण वो परिवार की, खानदान की और समुदाय की इज्जत का प्रतीक बन गया। उसकी अपनी कोई पहचान, कोई वजूद नहीं था। वो बस एक चलती फिरती तिजोरी थी जिसकी हिफाजत करनी थी। बिल्कुल सही कहा। और अगर किसी ने इस तिजोरी को खोलने की यानी पर्दे से बाहर आने की कोशिश की तो क्या हुआ? तो उसे समाज और संस्कृति का दुश्मन बता दिया गया। ये किसी भी दमनकारी व्यवस्था को बनाए रखने का एक क्लासिक तरीका है। क्लासिक तरीका। हाँ, जब भी किसी औरत ने या किसी समाज सुधारक ने पर्दा हटाने की कोशिश की तो हंगामा खड़ा कर दिया गया। कहा गया कि ये हमारी संस्कृति पर हमला है, हमारे धर्म पर हमला है। तो नियंत्रण करने वाली प्रथा को सांस्कृतिक पहचान से जोड़ दिया गया। बिल्कुल, इतना मजबूत जोड़ दिया गया कि उसे चुनौती देना देशद्रोह जैसा लगने लगा। अगर कोई औरत अपने अधिकार की बात करती तो उसे विद्रोही या चरित्रहीन करार दे दिया जाता। ये तो एक तरह से बहस को शुरू होने से पहले ही खत्म करने का तरीका है। बिल्कुल, जब आप किसी प्रथा को, संस्कृति या परंपरा का वो पवित्र चोला पहना देते तो उस पर तार्किक सवाल उठाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जो भी सवाल उठाता है उस पर पूरे समाज का दबाव आ जाता है, उसे अकेला कर दिया जाता है। हाँ। इससे सुधार की कोई भी कोशिश बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप सिर्फ एक नियम से नहीं बल्कि पूरी सामाजिक व्यवस्था से लड़ रहे होते हैं। लेकिन फिर भी बदलाव तो आया, समय बदला। आया, बिल्कुल आया। सामाजिक सुधारकों ने आवाज उठाई। स्रोत बताता है कि उन्होंने तर्क दिया कि औरत को इज्जत कपड़े से नहीं, शिक्षा और अधिकार से मिलती है। लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी, महिलाएं दफ्तरों में काम करने लगी। एक नई सुबह हुई। हाँ, एक नई सुबह हुई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। स्रोत ये भी कहता है कि ये प्रथा आज भी जिंदा है, बस उसने अपना रूप बदल लिया है। हाँ, और ये इस पड़ताल का सबसे जरूरी हिस्सा है। आज शायद शहरों में आपको वो मोटा काला बुर्का या लंबा घूंघट कम दिखे,
लेकिन स्रोत कहता है कि पर्दा अब सोच का पर्दा या डर का पर्दा बन गया है। सोच का पर्दा। हाँ, ये पहले से ज्यादा सूक्ष्म है और शायद इसीलिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब दुश्मन दिखाई नहीं देता तो उससे लड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। सोच का पर्दा, इसका क्या मतलब है? क्या आप इसे कुछ उदाहरणों से समझा सकती हैं? जरूर। आज ये पर्दा परंपरा, मर्यादा या परिवार की इज्जत के नाम पर जिंदा है। अच्छा। जैसे किसी लड़की को ये कहना कि तुम ये नौकरी नहीं कर सकती क्योंकि इसमें देर रात तक काम करना पड़ता है और ये हमारे खानदान के लिए ठीक नहीं है। हाँ, ये तो बहुत सुना है। या तुम इस तरह के कपड़े मत पहनो, लोग क्या सोचेंगे। या फिर तुम अपनी पसंद के लड़के से शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो हमारी जाति का नहीं है, इससे परिवार की नाक कट जाएगी। ये सब क्या है? ये वही पुरानी सोच का नया रूप है। बिल्कुल, कि औरत के फैसले समाज और परिवार लेगा, वो खुद नहीं। ये एक अदृश्य पर्दा है जो आज भी उसकी आजादी को सीमित करता है। तो मतलब पर्दे का कपड़ा भले ही हट गया हो, लेकिन वो मानसिकता आज भी मौजूद है। हाँ, वो मानसिकता जो औरत की सुरक्षा और सम्मान का रास्ता उसे कैद में रखने में ही देखती है, उसे आजादी और अधिकार देने में नहीं। ये बहुत निराशाजनक है, लेकिन ये हकीकत है। और इस हकीकत को पहचानना जरूरी है। बहुत जरूरी है। जब तक हम इन अदृश्य पर्दों को नहीं पहचानेंगे, हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे। भौतिक पर्दे के खिलाफ लड़ना फिर भी आसान था। इस मानसिक पर्दे के खिलाफ लड़ाई ज्यादा जटिल है, क्योंकि ये हमारे अपने घरों में, हमारे अपने रिश्तों में मौजूद है। तो इस पूरी गहरी पड़ताल के बाद हम वापस अपने मूल सवाल पर आते हैं। ये सामग्री हमें किस निष्कर्ष पर पहुंचाती है? ये हमें एक बहुत ही साफ और शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ती है। क्या? और वो विचार है चुनाव और मजबूरी के बीच का फर्क। चुनाव और मजबूरी। हाँ, स्रोत का अंतिम निष्कर्ष यही है, पर्दा अगर चुनाव हो तो अधिकार है, लेकिन अगर मजबूरी हो तो कैद। कोई क्या पहनता है, कैसे रहता है, ये उसका व्यक्तिगत फैसला होना चाहिए। जब परिवार, समाज या कोई संस्था ये फैसला उस पर थोपती है, चाहे परंपरा के नाम पर या सुरक्षा के नाम पर, तब वो अधिकार नहीं बल्कि एक बंधन बन जाता है। और यही इस पूरी बहस का दिल है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जो ये सामग्री हमारे लिए छोड़ जाती है। इसमें लिखा है कि कोई भी सभ्यता औरत को छुपाकर महान नहीं बनती, बल्कि तब महान बनती है जब वो औरत को समाज में बराबरी से खड़े होने और जीने का मौका देती है। बिल्कुल सही बात। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज हमारे समाज में, हमारे आसपास ऐसे और कौन से अदृश्य पर्दे हैं जो परंपरा, डर या लोग क्या कहेंगे की सोच से पैदा हुए हैं, और जो ना सिर्फ औरतों को बल्कि हर इंसान को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रहे हैं।